Hello students, in previous chapter, in previous lecture, we have studied the France society in 18th century. In today's lecture, we are going to study the outbreak of revolution. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि किंग लुई 16 क्या प्लान कर रहे हैं, टैक्सेस को इंक्रीज करने का प्लान कर रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है फ्रांस के वो क्या हो चुके हैं, ड्रेन्ड आउट हो चुके हैं। पर इसको इंक्रीज करने में एक प्रॉब्लम ये है कि जो ओल्ड रिजीम सिस्टम है फ्रांस का, उसमें मोनार्की के पास ये राइट नहीं है कि वो अपनी मर्जी से टैक्सेस को इम्प्लीमेंट कर सके और इंक्रीज कर सके। उसके लिए उनको ईस्ट स्टेट जनरल का मीटिंग बुलाना पड़ता है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि ईस्ट स्टेट जनरल क्या है। Louis King 16 called the meeting of East State General to increase the taxes. अब ईस्ट स्टेट जनरल क्या है? ईस्ट स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी है जिसमें तीनों ईस्ट स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सेंड करते हैं और उसके बाद में कलेक्टिवली एक डिसीजन लिया जाता है वेदर हमको टैक्सेस इंक्रीज करने हैं या नहीं करने हैं। और ये लास्ट टाइम फ्रांस में 1614 में हुआ था, उसके बाद अब ये 1789 में होने जा रहा है। हालांकि किंग के पास ये राइट है कि वो मीटिंग अपने अकॉर्डिंगली बुला सकता है। तो फाइनली किंग जो है वो 5 मई 1789 को मीटिंग को कॉल करते हैं। जो रेसिडेंट हॉल है वर्सेल्स में, उसमें मीटिंग को बुलाया जाता है। तीनों ईस्ट स्टेट से अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जाता है। अब देखते हैं हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईस्ट स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव इस मीटिंग में आते हैं। फर्स्ट ईस्ट स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, सेकेंड ईस्ट स्टेट से भी 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं एंड थर्ड ईस्ट स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो ये बॉडी है, ये बॉडी फंक्शन कैसे करती है कि जब भी वोटिंग सिस्टम होता है तो क्या होता है, हर एक स्टेट के पास 1 वोट होता है। यानी फर्स्ट ईस्ट स्टेट हैज 1 वोट, सेकेंड ईस्ट स्टेट हैज 1 वोट एंड थर्ड ईस्ट स्टेट ऑल्सो हैज 1 वोट। अब प्रॉब्लम ये है कि थर्ड ईस्ट स्टेट से इस बार जो लोग आए हैं वो लोग हैं एजुकेटेड एंड दे नो अबाउट द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। और इस मीटिंग में आर्टिसंस, फार्मर्स एंड वुमेन्स को टोटली डिनाई कर दिया गया था। अब एक्चुअली क्योंकि थर्ड ईस्ट स्टेट के लोगों को बहुत ही लोअर माना जाता है, तो सिटिंग अरेंजमेंट देखिए कैसे होता है। होल ऑफ वर्सेस होता है एक, जिसमें फ्रंट फेसिंग मतलब दोनों आमने सामने एक दूसरे को फेस करते हुए रोज बनाई गई हैं, जिसमें फर्स्ट ईस्ट स्टेट और सेकेंड ईस्ट स्टेट के लोग बैठेंगे। बट थर्ड ईस्ट स्टेट के लोगों को बैठने की परमिशन नहीं है, उनको बैक में खड़े रहने की परमिशन है। तो जो 600 लोग आते हैं वो बड़े बड़े बोरे भर के लेके आते हैं, बैग्स होते हैं जिसमें क्या होता है, लोगों के लेटर्स होते हैं। करीब 40,000 लेटर्स होते हैं जो कि उनकी शिकायतें होती है जो उन्होंने किंग लुई 16 के अगेंस्ट में लिखी हैं। तो वो सारे बैग्स को लेके और पीछे खड़े होते हैं फर्स्ट ईस्ट स्टेट और सेकेंड ईस्ट स्टेट की चेयर के। नाउ अब किंग ये चाहता है जिस तरीके से ईस्ट स्टेट जनरल बॉडी वर्क करता है, यानी 1 स्टेट 1 वोट, उसी तरह से वोटिंग हो। बट इस टाइम पे सेकेंड थर्ड ईस्ट स्टेट के लोग जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं किंग की वजह से, वो लोग क्या मांगते हैं, दे डिमांडेड 1 मैन एंड 1 वोट, यानी एवरी पर्सन हैज राइट टू वोट। किंग जो है वो इसके लिए साफ मना कर देते हैं और ये जो 600 लोग हैं ये गुस्से में क्या करते हैं, असेंबली को वॉकआउट कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है अब देखते हैं। वो असेंबली को वॉकआउट करने के बाद में इनको कोई आइडिया नहीं होता हमें कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है। फाइनली ये सब चीजें डिस्कस करते हैं एंड ऑन 20 जून 1789, बहुत रिमार्केबल मूवमेंट है फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर।
ये लोग क्या करते हैं, इकट्ठे होते हैं। अब ये इतने सारे लोग होते हैं कि जो कहीं जाने के पास इनके पास कोई जगह नहीं होती, तो इनको एक बहुत बड़ा सा टेनिस जो है कोर्ट दिखता है, ओपन टेनिस कोर्ट होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये इंडोर टेनिस कोर्ट जो होता है वर्सेल्स में, वहां पे ओथ लेते हैं और अपने आप को क्या डिक्लेयर कर देते हैं, नेशनल असेंबली। They declared themselves National Assembly. They declared themselves as a National Assembly and they take a swear, we will not disperse off till we will drafted the Constitution of France. अब इन दोनों लोगों को दो लोग लीड कर रहे थे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थे मिराबो, वो खुद एक नोबल मैन थे, एंड सेकेंड अबेसियस, he was a priest. मीराबो जो थे वो नोबल मैन थे, नोबल फैमिली में उन्होंने बर्थ लिया था, बट स्टिल उनके जो आइडियाज थे वो ये बिलीव करते थे कि जो फ्यूडल टैक्सेस हैं वो सबके लिए सेम होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए। एंड जो अबेसियस हैं उन्होंने बहुत सारा काम किया है। ही वॉज अ प्रीस्ट, बिलोंग्स टू चर्च, बट स्टिल उन्होंने एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट लिखा था, व्हाट इज थर्ड इस्टेट, और उसको बहुत लोगों ने पढ़ा था एंड बहुत लोग इनसे इन्फ्लुएंस हुए थे। इन्होंने बहुत अच्छी स्पीच तैयार करी और 28 जून 1789 को इंडोर टेनिस कोर्ट में बहुत अच्छी स्पीच दी एंड लाखों लोगों ने इनका सपोर्ट किया। अब क्या होता है, जो नेशनल असेंबली के लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने लग जाते हैं, बट दिक्कत कहाँ आती है, सीरीज ऑफ इवेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं, कहाँ पे, पेरिस के अंदर और कंट्री साइड के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेरिस के अंदर। नाउ जो आपके चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल, उसको हम पढ़ते हैं, यानी हमारी पिक्चर का क्लाइमेक्स, कहाँ से ये पिक्चर जो है पूरी चेंज हो जाएगी, कहाँ से जो हमारे पिक्चर का हीरो है किंग लुइस 16 वो विलन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, ऑन 14 जुलाई 1789 the storming of Bastille। देखिए, अब पेरिस में मॉर्निंग में, पेरिस की सिटी होती है वो बहुत ही अलार्म उसमें होती है, हाई अलर्ट होता है। किंग क्या करता है, ट्रूप्स को ऑर्डर देता है मूव करने के लिए फ्रॉम कंट्री साइड टू सिटी ऑफ पेरिस। अब र्यूमर स्प्रेड हो जाते हैं लोगों के बीच में कि किंग ने ट्रूप्स को ये ऑर्डर दिया है कि उनके ऊपर क्या होने वाला है, ओपन फायर होने वाला है। तो अराउंड 7,000 men and women they gathered in front of town hall and they declared to form a people militia। उनका जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं पीपल्स मिलिटिया, यानी लोगों की आर्मी, कॉमन पीपल की आर्मी। नाउ दे फॉर्म पीपल मिलिटिया बट दे आर अनआर्म्ड। तो वो आर्म्स एंड इम्यूनाइजेशन के लिए वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को ब्रोक करते हैं, बट उनको वहां पे कुछ भी नहीं मिलता है। और उसी ग्रुप में से several 100,000 पीपल कहाँ पे जाते हैं, पेरिस सिटी के ईस्ट पार्ट पे मार्च आउट करते हुए आते हैं, और उनको क्या दिखता है, फोर्ट्रेस बेस्टाइल, फोर्ट्रेस प्रिजन ब्रिस्टाइल। ब्रिस्टाइल एक फोर्ट्रेस प्रिजन का नाम है, ना कि जगह का नाम है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब वो लोग आते हैं, उनको यहाँ पे लगता है कि ऑब्वियसली बात है प्रिजन है, कमांडो है, तो यहाँ पे होर्डेड आर्म्स एंड इम्यूनाइजेशन मिलेंगे। वो इस फोर्ट्रेस प्रिजन में ब्रेक करते हैं, जितना भी आर्म्स एंड इम्यूनाइजेशन होता है होर्डेड, उनको क्या कर लेते हैं, एक्यूमुलेट कर लेते हैं, वहाँ के कमांडर को मार देते हैं, और जितने भी प्रिजनर्स होते हैं, हालांकि उस फोर्ट में 7 प्रिजनर्स ही होते हैं, तो उनको क्या कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं। एंड दे वर इन सच अ हेट्रेट कि वो वहां के एक एक फ्रेगमेंट्स जो होते हैं, यानी एक एक ईंट जो होती है इस प्रिजन की, उसको निकाल के ले आते हैं और मार्केट में बेच दिया जाता है। बहुत सारे लोग उसको खरीदते हैं ताकि वो उस फ्रेगमेंट को क्या कर सके, एज अ सुवीनियर रख सके इस इंसिडेंट का इन हिस्ट्री। तो एक तो ये इवेंट होता है, इस इवेंट की बात करी हमने सिटी के अंदर। अब बात करते हैं हम कंट्री साइड में क्या सिचुएशन है।
कंट्री साइड में क्या होता है बच्चों कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, सीवियर विंटर की वजह से वापस से उनकी जो क्रॉप होती है, हार्वेस्ट जो होती है, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। बेसिक फूड के जो प्राइसेस हैं वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। अब प्राइस खत्म हो गए हैं तो जो बेसिक ब्रेड है उनका जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड वुमेन्स को, क्योंकि वुमेन्स ही घर चलाती हैं, तो वुमेन्स जाती हैं और शॉप में उनको बहुत लंबी लंबी लाइनों में बहुत घंटों तक खड़े रहना पड़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं। तो वो क्या करती हैं, वहाँ के जितने भी शॉप्स होते हैं उनको लूट लेती हैं। फिर फार्मर्स के पास में क्या खबर पहुंचती है, फार्मर्स को ये र्यूमर्स पूरे विलेज में स्प्रेड होता है। बुडॉक्स एक जगह है, वहां पे ये इंसिडेंट होता है। वहां पे र्यूमर स्प्रेड होता है कि उनकी जो फसल है, राइस की जो फसल है, वहां के जो लॉर्ड ऑफ मेनोर है, मेनोर, लॉर्ड ऑफ मेनोर का मतलब यहाँ पर है जो बिग बिग लैंडलॉर्ड्स हैं, अपने मेंशन में जो रहते हैं उनको मेनोर बोला जाता है। तो उन्होंने क्या किया है, बहुत ही गंदे लोगों का एक ग्रुप हायर किया है, जिनका काम क्या है, वो अपने रास्ते में है, दे आर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय देयर क्रॉप्स। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो अपने जितने भी एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हो, सिकल, पिच फॉर्क, इनको क्या करते हैं, उठाते हैं एज अ आर्म्स और हमला बोल देते हैं चैटुएक्स पे। अब चैटुएक्स क्या है, चैटुएक्स वाज अ मेंशन जिसमें बिग लैंडलॉर्ड्स और नोबल पीपल रहा करते थे, जो कि किंग ने उनको दे रखे हैं। तो वहां पे हमला कर देते हैं, उनको आग लगा देते हैं, जितना भी उनके पास होर्डेड ग्रेन्स होता है उसको क्या करते हैं, सीज कर लेते हैं। उनके जो अकाउंट्स होते हैं, बुक्स होती है, उनको जला देते हैं, ताकि इन फ्यूचर उनके पास में कुछ भी सबूत ना रहे। इस डर की वजह से बहुत सारे नोबल पीपल जो चैटुएक्स में रहते हैं वो उसको छोड़ छोड़ के बाहर भाग जाते हैं। कुछ लोग आसपास के देशों में चले जाते हैं, कुछ लोग आसपास के विलेजेस में जाके रहने लगते हैं। अब आप देख सकते हैं कितने सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए हैं। सबसे पहले वॉकआउट करना नेशनल असेंबली से, थर्ड ई स्टेट का। सेकेंड, अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करना, फिर स्टॉर्मिंग ऑफ बिस्टाइल, उसके बाद में आपका ब्रूडॉक्स वाला इंसिडेंट। तो फाइनली किंग को समझ में आता है कि हाँ, अगर मैं इनको पावर नहीं दूंगा तो कुछ भी नहीं होना है और शायद हो सकता है कि फ्रांस पूरा खत्म हो जाए। फाइनली किंग ये रिकॉग्नाइज करता है एंड ऑन 4 अगस्त 1789 किंग जो है नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर लेता है एंड वो ये मान जाता है कि अब किंग की जो पावर है वो किसे देखी जाएगी या किससे बंध जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है और वो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन को भी रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो ऑन 4 अगस्त 1789 फाइनली फ्रांस becomes constitutional monarchy। एंड किंग जो होता है वो इसका क्या होता है, हेड होता है। ऑन मिडनाइट ये जो नेशनल असेंबली होती है ये एक लॉ पास करती है कि जितने भी एग्जम्पशन थे चर्च को, वो सारे एग्जम्पशन प्रिविलेजेस इनसे लिए जाते हैं, फ्यूडल टैक्सेस अबॉलिश किए जाते हैं और चर्च के लोगों से बहुत सारी गवर्नमेंट वेल्थ को सीज किया जाता है। एंड जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था 2 बिलियन लेवायर्स का लोन, वो फाइनली क्या होता है, पूरा रिकवर हो जाता है एंड फाइनली फ्रांस क्या बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। Hey guys, I hope you like my video. Please like, share and subscribe my channel. In the end of this video, I have added practice paper for which link is given in the description. Please solve the practice paper and drop your scores and experience of the video in comment box. Thank you so much guys and please stay tuned for upcoming videos.